Hello guys, so welcome again on Bio Girl Study with me and here जैसे कि आपको पता है और आप इस चैप्टर तक आ गए हैं अगर और इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं NCERT लाइन टू लाइन एंड यू आर कवरिंग NCERT लाइन टू लाइन एंड आपका मोटिव है कि आपको NCERT लाइन टू लाइन कवर करनी है, देन आप बहुत अच्छी जगह पे आए हो। और यहाँ पे NCERT लाइन टू लाइन पढ़ने का मतलब सिर्फ मेरा ये नहीं रहेगा कि मैंने आपको सिर्फ उसको रीड कर दिया, ठीक है। तो सिर्फ रीड करना मेरा मोटिव नहीं है, आपको NCERT लाइन टू लाइन पढ़ाना मेरा मोटिव रहेगा, ठीक है। तो यू हैव टू ट्राई इट कि जितना भी आपको हम पढ़ाएं या जितना भी हम आपको रिवाइज़ करा रहे हैं या हम कह रहे हैं उस चीज़ को मार्क कर लो या हम कह रहे हैं कि उस चीज़ को अपने NCERT में लिखते हुए चलो साइड में, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोशिश करो कि आप उस चीज़ को मार्क करते हुए चलो और उसको साइड में। लेकिन आपको मैंने अदर लेक्चर्स में भी बोला है और इसमें भी बोल रही हूँ कि आपको रेनबो नहीं बनाना है, आपको NCERT में वो चीज़ें ही मार्क करनी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। अगर मैं दिखाऊं तो मैं चाहती तो वहाँ से NCERT उठाती अपनी NCERT देती, बट मेरी NCERT जो है देखने लायक है, आपको देख सकते हो, ठीक है। तो जो बहुत ही बुरी हालत में है, मैंने सोचा था कि मैं अपने NCERT से तुम लोगों को PDF से पढ़ाऊँगी, बट लुक एट दिस, 1 मिनट आई विल शो इट दिस, ठीक है। तो आपको प्रॉपर एक लिखना है कि कहाँ से क्या बन रहा है, कहाँ से क्या मैं बताती चलती हूँ कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, क्योंकि नॉट डैट मच एक्सपीरियंस, बट हाँ NCERT इतना है कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन उठ सकते हैं और किस टाइप के उठ सकते हैं, क्या बोर्ड में ज़्यादातर पूछा जा सकता है, क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये चीज़ आप लोग भी पढ़ते होगे तो धीरे धीरे करके आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बैठ गई होंगी कि क्या चीज़ पूछी जाती है और क्या चीज़ नहीं पूछी जाती है। जो बच्चे कई बार प्रिपरेशन कर चुके हैं उनके माइंड में तो ऑलरेडी बैठ जाता है कि क्या चीज़ बहुत आती है, क्या चीज़ नहीं आती है, ठीक है। तो मैं बताती चलूँगी, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को मार्क करना, जो चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो रही है या आपको लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा बोली जा रही है तो उसको आप साइड में, आपको NCERT स्पेस देती है, आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हो। इन दैट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इन अ सेकेंड लेक्चर वी आर डिस्कसिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आफ्टर दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ मैं आपको गैमेटोजेनेसिस भी पढ़ाऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आना ही चाहिए गैमेटोजेनेसिस। और उसके बाद मैं आपको इन अ थर्ड लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में कवर करूँगी एंड उसके बाद आपका प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन पीरियड आएगा। और उसके बाद जो उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है इसके जो डिजिटल नोट्स हैं वो आपको मेरे शॉर्ट्स पे, और अगर आपको उसके प्रिंट आउट चाहिए और वहाँ से ब्लर हो रही हैं चीज़ें, यू कैन राइट इन माई कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड ऑन अ टेलीग्राम ऑल्सो, सो दैट यू कैन download the picture and you can print out and you can paste in front of your eyes on a table where you are study, जहाँ भी आप पढ़ते हो बैठ के वहाँ पे आप जो है वो चिपका सके, उसे बार बार रिवाइज़ कर सके। और बेसिकली मेरे ख्याल से मैंने अभी वही सारे चैप्टर उठा रखे हैं जो बहुत ज़्यादा वेटेज आपके गेन करते हैं, जो आगे चल के आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करो कि इन चैप्टर को पहले रिवाइज़ करो, और ये चैप्टर मैं इस वजह से पहले और पढ़ा रही हूँ कि आप इन चैप्टर को धीरे धीरे करके रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सिर्फ एक बार पढ़ लेना, एक बार लेक्चर देख लेना, कॉन्सेप्ट बना लेना, देन उसके बाद रिवाइज़ ना करना, ऐसे बायो याद नहीं होने वाली, आपको रिवाइज़ करना है। तो इस वजह से मैंने जो इसके पहले आपको चैप्टर पूरा कराया, दैट इज़ अ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ याद करने को है, और वैसे ही ये वाला चैप्टर है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें की, ठीक है। अभी तक आपको जो मैं पढ़ाऊँगी आपको लगेगा कि बोल रही थी कि यहाँ से PYQ बन जाता है, लेकिन ये तो पूरी NCERT को ही एक बता दिया कि सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो वो लिटरली सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसी लाइन नहीं है, आप खुद पढ़ोगे तो आपको ये फील होगा कि ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसको छोड़ा जा सके,
इस वजह से इस वाले चैप्टर की थोड़ी सी एनसीईआरटी मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर एंड टुडे वी आर कंप्लीटिंग द टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट भी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर बात करा जाए ये, तो हम इसकी भी बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन नेक्स्ट लेक्चर में आपका आएगा। देन गैमेटोजेनेसिस, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis जो बच्चे बोर्ड्स में हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है 5 नंबर में आपके लॉन्ग आंसर्स में पूछा जाता है। इसका स्ट्रक्चर भी बनाने को आ जा सकता है, इसकी स्टेजेस भी पूछी जा सकती हैं। बीच में स्टेज जो है वो जो है ब्लैंक कर देते हैं और पूछते हैं यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। देन आपका आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में कौन से हार्मोन जो है वो डिक्रीज़ करते हैं, कौन से इंक्रीज़ करते हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये आपके बोर्ड्स के लिए एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन हम पढ़ेंगे। देन प्रेगनेंसी एंड जैसे कि मैंने बताया पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट ये यहाँ पे बताएगा कि आपको आगे पढ़ना क्या है, लेकिन यहाँ पे जो नाम ये बताएगा कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये प्रोसेस आपको अपने माइंड में रख लेनी है। क्योंकि अगर आपसे कोई प्रोसेस एक बार ऐसा हो जाता है कि अगर आपको लिटिल बिट उस प्रोसेस के बारे में आपके माइंड में चीज़ें आ जाती हैं, तो आप जब एनसीईआरटी को रिवाइज कर रहे हैं और अगर आपको याद आ रहा है कि गैमेटोजेनेसिस में बेसिकली क्या हो रहा था, दैट्स मीन यू हैव लिटिल बिट बेस ऑफ दैट टाइप ऑफ द टॉपिक, कि आपके उस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज, एक बेस आपके माइंड में बन चुका है। और वो बेस आपका ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो यहाँ पे बनाता है। और यहाँ पे अभी बहुत ही शॉर्ट वे में आपको बताया जाएगा कि ये वाला प्रोसेस ऐसे हो रहा है तो इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ये ऐसे हो रहा है इसको इंसीमिनेशन कहते हैं। एंड आफ्टर दैट सारी चीज़ें हम डिटेल में इसी चैप्टर में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एज यू आर अवेयर, ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। जैसे हम लोग अवेयर हैं कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, ह्यूमन जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड ये विविपेरस होते हैं। नाउ इफ़ यू आर इन क्लास 12th एंड यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ अ विविपेरस, दैट मीन दिस इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर यू। कि अगर आपको विविपेरस नहीं पता है, आप क्लास 12th आप 11th पढ़ के आए हो, तो बहुत सीरियस सिचुएशन में हो। जैसे एनसीईआरटी में अगर कोई मीनिंग पूछ रहा है और इज़ और द की स्पेलिंग पूछ रहा है, वैसे ही सेम एट इज इट। अगर इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट इज़ अ विविपेरस, व्हाट इज़ अ रिप्रोडक्टिव, व्हाट इज़ अ typhoid and what is this and that, so you are in very serious situation. You go, first of all you can make a base. Viviparous, the reproductive event in human include formation of gamete and gametogenesis. Reproductive event in the human include the formation of gamete. रिप्रोडक्टिव इवेंट ह्यूमन बीइंग का इंक्लूड होना और गैमीट का फॉर्मेशन करना, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, दैट इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। पहला पॉइंट आपको ये माइंड में रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट की जो यहाँ पे बात करी जा रही है, तो स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स आपका सेकेंड पॉइंट। देन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड द इंसेमिनाइजेशन। नाउ व्हाट इज द गैमेटोजेनेसिस? Formation of gamete, that is called the gametogenesis, and sperm is transferred into the female genital tract, that is called the insemination. And after that the fusion of the male and the female gamete, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होना और उससे उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से आपका फॉर्म होगा जाइगोट। And this is followed by the formation and the development of the blastocyst. And after that जब आपके जाइगोट बन जाते हैं तो वहाँ पे डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का। जो ब्लास्टोसिस्ट होती हैं वो आपके यूटराइन वॉल में जाकर अटैच्ड हो जाती हैं। उस अटैचमेंट को कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट हो जाना, कोई भी चीज़ अगर जाके अटैच्ड हो रही है इसका मतलब क्या है, इम्प्लांटेशन।
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना, gestation period, and delivery of the baby, that is called the parturition period. You have to learn the reproductive event occur after the puberty. आपको ये पता है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट जो हैं वो प्यूबरिटी के बाद आते हैं, ठीक है. देयर आर द रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड इन द फीमेल. रिप्रोडक्टिव इवेंट जो है वो मेल और फीमेल के अलग अलग होते हैं, बिकॉज द फीमेल जब वो वुम में ही होती है मदर की, द गर्ल्स हैव एग्स, और वो धीरे धीरे जब तक वो उनका बर्थ होता है तब तक वो एग क्या कर जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं, और डिक्रीज होते होते उनकी एक एज लिमिट है, उसके बाद वो एग ख़त्म हो जाते हैं, जिसके बाद वो आगे का प्रोसेस नहीं कैरी कर सकती हैं. बट इन अ मेल स्पर्म आर, जो स्पर्म्स होते हैं वो हरदम फॉर्म होते रहते हैं. देयर इज़ अ नो एज गैप ही नहीं है, ना एज कोई गैप है ना एज लिमिटेशन है, कुछ भी नहीं है. उनके में जब वो वूम में होते हैं तब से नहीं होता है, प्यूबरिटी के टाइम पर गेन करते हैं, फिर वो लाइफ टाइम के लिए उनका प्रोसेस चलता है. उनकी कोई एक एज का कोई बाउंडेशन नहीं है. बट इन अ फीमेल वो आगे जाके 50 से 50 इज़ द मैक्सिमम एज. आफ्टर दैट वहाँ पे जो है एक एग की जो चीज़ होती है, आप आगे पढ़ोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी बंद हो जाती है. तो आपका जो मेल का और फीमेल का रिप्रोडक्टिव इवेंट है उसमें डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कॉन्टिन्यू इवन इन द ओल्ड मैन, जैसे कि अभी मैंने बात करी कि जो स्पर्म फॉर्मेशन है अगर मैन जो है वो ओल्ड भी हो जाते हैं तो उनके में ये कॉन्टिन्यू रहता है, बट नॉट इन अ फीमेल. बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम केसेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि 50 ईयर के बाद ओवम जो है वो सीज हो जाते हैं वुमेन में, और उसके बाद वहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं होती है. सो आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो ये पार्ट्स दे रखे हैं दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ एनीवन टॉकिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमी, दैट्स मीन वो किस चीज़ की बात कर रहा है, गैमेटोजेनेसिस की बात कर रहा है. स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, ये आपके गैमीट जो है मेल्स में स्पर्म बोलेंगे, फीमेल में ओवम बोलेंगे. देन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन फीमेल, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड द इंसेमिनाइजेशन. आपको सेकेंड पॉइंट याद रखना है. देन आपको याद रखना है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट फॉर्म करता है. जाइगोट के बाद जो है आपका ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट होता है, और ये यूटराइन वॉल जो में जाकर अटैच्ड होता है जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलेंगे. इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड. एंड देन डिलीवरी ऑफ द बेबी, देन आपका जो डिलीवरी का टाइम आता है ऑफ द बेबी का दैट इज कॉल्ड द पार्चुरेशन पीरियड, उसको कहेंगे पार्चुरेशन पीरियड. एंड आफ्टर दैट आपको जो नीचे चीज़ें दे रखी हैं कि रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होते हैं मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं. स्पर्म फॉर्मेशन मेल में कॉन्टिन्यू रहता है, लाइफ टाइम रहता है मेंस में, बट इन अ फीमेल ओवम गेट सीजेस. एंड आफ्टर दैट जो चीज़ें हैं, जो प्रोसेस है जो 50 के पहले हो रही हैं वो फीमेल जो है वो आगे 50 के बाद कैरी नहीं कर सकती हैं. सो मूव फॉरवर्ड टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ बायो यू कैन नॉट राइट कि पेल्विस रीजन जो है कुछ भी लिख के चले आ रहे हैं पेट के नीचे पैरों के ऊपर. यू कैन नॉट राइट लाइक दैट. आपको लोकेशन एग्जैक्ट लिखनी है. बोर्ड्स में अगर एग्जैक्ट लोकेशन लिख के नहीं आओगे नंबर नहीं मिलेंगे. पेट के नीचे, पैर के ऊपर, हाथ के नीचे लिख के आने से नंबर नहीं मिलेंगे. यू हैव टू राइट द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर द लोकेटेड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. वो कहाँ पर लोकेटेड है, आपका पेल्विस रीजन में लोकेटेड है. सबसे पहले आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आपको इम्पॉर्टेंट याद करना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो वो आपका पेल्विस रीजन में लोकेटेड है. पहला क्वेश्चन है, ये आपका MCQ में पूछा जा सकता है
हो सकता है ये आपसे एज अ लाइन लिख दे, एसेशन रीजन में लिख के दे दे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन दिस प्लेस। अगर वो पेल्विस रीजन के अलावा कुछ और लिख देता है, दैट मीन योर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। इट्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद द अननेसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेलाइटेरिया। अब पेल्विस रीजन में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो उसमें क्या क्या इंक्लूड है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर का मीन्स दो, ठीक है, उसमें दो है, लेकिन वन पेयर है लेकिन उसमें दो है, ठीक है। अलोंग विद द, उसमें क्या क्या है? टेस्टिस के साथ साथ आपकी एसेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं एंड योर एक्सटर्नल जेनाइटेरिया यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस पेज में जो पहला पेज आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है उसमें आपको क्या क्या याद रखना है? पहले आपको याद रखना है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। देन आपको याद रखना है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन अ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द इंसेमिनाइजेशन। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या कह रहे हैं? फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। उसके बाद जाइगोट बनना है, जाइगोट के बाद आपका क्या बनना है? द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या कर रहा है? यूट्राइन वॉल्व में जाके अटैच्ड हो रहा है, इसका मतलब क्या? इम्प्लांटेशन हो रहा है। इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है जिसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट द डिलीवरी बेबी का जो टाइम आता है दैट इज कॉल्ड द पार्चुरेशन। आफ्टर दैट आपको याद रखना है कि फीमेल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें डिफरेंस है। क्योंकि जो अगर वुमेन की, अगर एक फीमेल है और वो किसी मदर के वूम में पल रही है तो उसी टाइम से उसकी चीज़ें ये स्टार्ट हो जाती हैं, दैट टाइम एग हैं, और बाद में 50 के एज में जाके ये सारी चीज़ें सीज हो जाती हैं। बट इन अ फीमेल ये सारी चीज़ें प्यूबरिटी के बाद वो गेन करते हैं और वो लाइफ टाइम के लिए चलती रहती हैं। तो सबसे पहले आपको ये आपके माइंड में एज, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आपको ये चीज़ फिंगर टिप पे होनी चाहिए कि ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। देन आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर लोकेटेड है? दैट इज़ अ पेल्विस रीजन। इट इज़ अ लोकेटेड in the pelvis region and it's include the testis along with the accessory gland, ducts, gland and external genitalia. उसके बाद move forward to the next page and that is what हाँ, testes are situated outside the body. अब जो टेस्टिस है वो आपके आउटसाइड बॉडी में क्यों जो है वो सिचुएट करती है? एब्डोमिनल कैविटी के विद अ पाउच, जो पाउच है दैट इज पाउच, इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम वर्ड याद रखना है, इसको पूछ लिया जाता है। स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। इस चैप्टर में जितने भी सेल्सियस, जितनी भी लेंथ, जितनी भी विड्थ दे रखी है, यू हैव टू रिमेंबर इट, यू हैव टू रिवाइज 2 to 5 to 10 टाइम्स। बिकॉज अगर उन्होंने थोड़ा सा भी अलग कर दिया कि 3 से 3.5 डिग्री सेल्सियस, तो एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई है वो उसी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, 3.5 नहीं डिटेक्ट करते हो। जो एनसीईआरटी ने लिख दी है, जो विड्थ लिख दी है, जो लेंथ लिख दी है, उस वही आपका सही आंसर माना जाता है। सो द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर। जो स्क्रोटम है वो क्या काम कर रहा है? जो आपकी बॉडी है, जो नॉर्मल आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, उससे आपका स्क्रोटम जो है वो टेस्टिस के टेम्परेचर को थोड़ा सा लो डाउन करके रखता है। एंड दैट टेम्परेचर इज व्हाट? 2.5 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू अंडरलाइन इट, यू हैव टू मार्क इट एंड यू कैन रिवाइज इट। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। अब हम बात करते हैं कि शेप कैसा है। शेप कभी भी पूछा जा सकता है, शेप हो गया, लेंथ हो गई, क्या फंक्शन है, कैसे वर्क कर रहा है, क्या चीज़ें हैं, कौन से कंपार्टमेंट प्रेजेंट हैं, कौन सी कहाँ से कनेक्टेड है, ये सारे क्वेश्चन ही फॉर्म होते हैं। ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। शेप कैसी है याद रखनी है, ओवल इन शेप है। विद अ लेंथ ऑफ अबाउट, उसकी लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विथ है 2 to 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपकी कितनी है? 4 to 5 सेंटीमीटर, विथ है आपकी 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस
इज कवर्ड बाय द डेंस कवरिंग, और जो टेस्टिस है आपकी वो एक डेंस कवरिंग से कवर्ड है, एंड ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट, एंड ईच टेस्टिस मतलब 2 टेस्टिस हैं आपके पास और 2 टेस्टिस प्रेजेंट हैं जो कि 250 जो कि डेंस कवरिंग से आपकी क्या है वो ईच टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स हैं कॉल्ड द टेस्टिकुलर लिब्यूल्स, और उन 250 कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लिब्यूल्स कहते हैं। तो इन अ नेक्स्ट पैरा आपको क्या याद रखना है कि टेस्टिस जो है वो आउटसाइड प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी में, विद द पाउच इज कॉल्ड द स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है लो टेम्परेचर को ऑफ अ टेस्टिस 2 से 25 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। एंड वो ऐसा क्यों है कि लोअर बॉडी जो इंटरनल आपका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा आपको जो टेम्परेचर है उस चीज़ का लो चाहिए, बिकॉज ऑफ वाई, फॉर नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। बोल्ड में क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर आउटसाइड सिचुएट क्यों करती है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर वो बाहर नहीं रहेगी तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसका वही टेम्परेचर रहेगा, वो लो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बिकॉज ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, ये प्रोसेस आपका होता है और वो बाहर की तरफ सिचुएटेड है। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, बता चुके हैं, विद द लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। MCQ फॉर्म हो जाता है, लिख देते हैं द लेंथ ऑफ अबाउट देन 4 to 5 सेंटीमीटर, 3 to 5 सेंटीमीटर, 2 to 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं, 5 to 4 सेंटीमीटर लिख के दे देते हैं। अब आप अगर एग्जैक्ट आपको NCERT का नहीं आता है आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। सो लेंथ इज 4 to 5 सेंटीमीटर, विथ इज 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय द डेंस कवरिंग, जो टेस्टिस है वो डेंस कवरिंग से कवर्ड है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट, ईच टेस्टिस हैज अ 250 कंपार्टमेंट्स, और उसको आप जो ये 250 कंपार्टमेंट है इनको आप क्या कहते हो, टेस्टिकुलर लिब्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको, टेस्टिकुलर लिब्यूल्स बोलते हैं। देन ईच लिब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब जो ईच लिब्यूल है 250 कंपार्टमेंट है जिनको आप टेस्टिकुलर लिब्यूल्स बोल रहे हो, मतलब 250 टेस्टिकुलर लिब्यूल्स हैं। अब जो वो लिब्यूल्स हैं वो क्या कंटेन कर रही हैं, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को वो कंटेन कर रही हैं, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या फॉर्म हो सकता है कि स्पर्म आपका कहाँ से प्रोड्यूस होता है, स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से प्रोड्यूस होता है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड बाय द 2 टाइप ऑफ द सेल, और जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो 2 तरीके के सेल से जो है लाइंड अप है। वो कौन से सेल्स हैं, मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। मेल जर्म सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। आपसे पूछा जा सकता है, बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन फॉर्म ही हो जाते हैं, आपको मेल जर्म सेल ऑल्सो कॉल्ड डैश करके दे देंगे, स्पर्मेटोगोनिया एंड स्टोरी सेल्स। अब मेल जर्म सेल्स का फंक्शन क्या होता है और स्टोरी सेल्स का क्या फंक्शन होता है ये भी याद रखना है। स्टोरी सेल्स ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो द मियोटिक डिवीजन, जो मेल जर्म सेल्स हैं वो मियोटिक डिवीजन करते हैं एंड फाइनली लीडिंग टू द फॉर्मेशन स्पर्म फॉर्मेशन। तो मेन बात क्या है कि मेल जर्म सेल्स जो हैं वो आपके स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और जो स्टोरी सेल्स है वो जर्म सेल्स को प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएशन। तो मेल जर्म सेल क्या करता है, हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, एंड स्टोरी सेल्स क्या करता है, जर्म सेल्स को न्यूट्रिएशन प्रोवाइड करता है। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इनके बाहर स्पेस है, उस स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स को कंटेन करती हैं, एंड
इंटरस्टिशियल सेल्स एंड लीडिक सेल्स, उनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं और लीडिक सेल्स भी कहते हैं। लीडिक सेल्स पे भी बहुत क्वेश्चन बनता है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी फॉर्म हो सकता है। लीडिक सेल्स बोर्ड में पूछ ही लिया जा सकता है, बहुत बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है लीडिक सेल। प्री बोर्ड में पूछ लिया जाता है लीडिक सेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा एक्सप्लेन कर दो, उसका डायग्राम बना दो, यही सब प्री बोर्ड में स्कूल वाले पूछ लेते हैं। ठीक है, द लीडिक सेल सिंथाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन। लीडिक सेल्स का काम क्या होता है, ध्यान से याद रखना है। सेल सिंथाइज एंड सिक्रीट द टेस्टिकुलर हार्मोन को सिक्रीट करता है कौन, लीडिक सेल, एंड दैट इज कॉल्ड एंड्रोजन। ठीक है, लीडिक सेल्स synthesize and secrete testicular hormone called androgen. Other immunological competitive cell also present. ठीक, अब आते हैं मेल सेक्स necessary ducts include रेटिया टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। लाइन से इसको याद रखना है, आपको एग्जाम में वासा एफ्रेंसिया पहले लिख देंगे, एपिडिडाइमिस बाद में, वासा एफ्रेंसिया को रेटिया टेस्टिस के पहले लिख देंगे, रेटिया टेस्टिस को बाद में लिख देंगे, और उसे बोलते हैं कि इसको अरेंज करो एक प्रॉपर वे में, जो एक सीक्वेंस है उसमें अरेंज करो। तो आपको लाइन से याद रखना है, पहले आता है रेटिया टेस्टिस, देन आपकी आती है वासा एफ्रेंसिया, देन आपकी आती है एपिडिडाइमिस, देन आती है वास डिफरेंस। रेटिया टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ऐसे करके इनको याद रखना है, फिंगर टिप पे याद रखनी है। पहली क्या है, रेटिया टेस्टिस, दूसरी है वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। ये आपकी 4। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफ्रेंसिया। अब सबसे पहले आपको ये याद रखनी कि अब ये जो भी आपकी डक्ट्स हैं ये ओपन कहाँ पर हो रही हैं, कौन किससे कनेक्ट है और कौन कहाँ पर ओपन हो रहा है। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ऑफ टेस्टिस वो कहाँ पर ओपन होती है, वास एफ्रेंसिया में। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपका ओपन होगा वास एफ्रेंसिया में थ्रू द रेटिया टेस्टिस के हेल्प से। वासा एफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस, एंड आफ्टर दैट जो वासा एफ्रेंसिया है वो द टेस्टिस, और जो वासा एफ्रेंसिया है वो कहाँ पर ओपन होगी, एपिडिडाइमिस में। देन लोकेटेड अलॉन्ग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईस्ट टेस्टिस। अब आपको ये एक चीज़ याद रखनी है कि एपिडिडाइमिस लोकेट कहाँ करती है, एपिडिडाइमिस आपके पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईस्ट टेस्टिस पे लोकेट करती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एपिडिडाइमिस की लोकेशन क्या है, तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईस्ट टेस्टिस की लोकेशन है किसकी, एपिडिडाइमिस की। Each epididymis lead to vas deferens that ascends to the abdomen and loop over the urinary bladder. It's receive a duct from seminal duct. अब ये जो यूरानी ब्लैंडर है वो क्या करती है, रिसीव करती है डक्ट को सेमाइनल वेसिकल से एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा इजाकुलेटरी डक्ट। अब जो सेमाइनल वेसिकल है, अब जो वो ओपन हो रही है यूरेथ्रा में, उसको क्या बोलते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट बोर्ड्स में बहुत पूछा जाता है ये वर्ड, इजाकुलेटरी डक्ट किसे बोलते हैं। सो किसे बोलते हैं, टू रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज द इजाकुलेटरी डक्ट, वो इजाकुलेटरी डक्ट आपको बोला जाता है। These duct store and transport the sperm from the testis to the outside through the urethra. अब जो ये जो आपके डक्ट थे सेमाइनल वेसिकल्स थी और ओपन हुए यूरेथ्रा में इजाकुलेटर डक्ट्स थे। अब ये क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, ये इन डक्ट्स में स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिस के थ्रू टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा के बाहर। द यूरेथ्रा ऑरिजिनेट फ्रॉम द यूराइनी ब्लैंडर। अब यूरेथ्रा आपका कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यूरेथ्रा कहाँ से ऑरिजिनेट करता है, आपका ऑरिजिनेट करता है यूराइनी ब्लैंडर से एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, और ये एक्सटेंड करता है पेनिस तक
टू द एक्सटर्नल ओपनिंग, जो कि एक्सटर्नल मीन्स बाहर की ओपनिंग, कॉल्ड अ यूरेथ्रल मीटस, और उसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। यूरेथ्रल मीटस हो गया। इपिडिडाइमिस की लोकेशन हो गई, जो कि आपकी कहाँ पर, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईस्ट टेस्टिस पे प्रेजेंट थी, ये क्वेश्चन बन जाता है। देन आपका यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, यूराइनी ब्लैंडर से होता है। देन थ्रू द बाद में यूराइनी ब्लैंडर से होता है और ये एक्सटेंड करता है कहाँ तक, पेनिस तक। एंड आफ्टर दैट एक्सटर्नल ओपनिंग, बाहर की ओपनिंग जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो डायग्राम दे रखा है ये आपको 2-3 बार इसको ड्रॉ करके देखना है। डायग्राम को जितनी बार ड्रॉ करोगे उसी हिसाब से समझ में आएगा। और अगर डायग्राम एक बार याद हो गया तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चाहे थ्योरी आ जाए और चाहे डायग्राम आ जाए, दोनों के दोनों आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, क्योंकि हमने सारा पढ़ लिया है कि यूराइनी ब्लैंडर क्या होता है। यहाँ से आपका जो आपका यूरेटर होता है, जो यूरेथ्रा होता है, वो आपका ओरिजिनेट हो रहा होता है, आपने पढ़ लिया है। सेमाइनल वेसिकल्स का क्या काम होता है, ये आपने पढ़ लिया है, ठीक है। यूरेथ्रा क्या है, टेस्टिस क्या है, फोर स्किन क्या होती है, फॉर प्रोटेक्टिंग, कवरिंग होती है फोर स्किन, ठीक है। एंड ये जो है वो लुब्रिकेट कर सकती है, ठीक है। आगे तो आपको याद रखना है, सेमाइनल जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन में, प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ये और जो आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं इनके पास 2 तरीके के जर्म सेल्स होते हैं। एक आपका मेल जर्म सेल होता है, एक आपका स्टोरी सेल्स होता है। मेल जर्म सेल क्या कर रहे हैं, आपके प्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प कर रहे हैं, और स्टोरी सेल्स क्या कर रहे हैं, मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देन आपका आता है कि रीजनल आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, हाँ इसके बाहर जो होता है आपका स्पेस होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं या फिर लीडिंग सेल्स कहते हैं। लीडिंग सेल्स क्या वर्क करता है, तो वो सेल सिंथाइज करता है, टेस्टिकुलर हार्मोन को सिंथाइज करता है, जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं। इम्यूनोलॉजिकल कंपिटिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। मेल सेक्स नेसेसरी डक्ट में रेटिया टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस ओपन कहाँ पर हो रही है, वास एफ्रेंशिया में हो रही है थ्रू द रेटिया टेस्टिस। वासा एफ्रेंशिया अब जो है वो ओपन हो रही है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस लोकेटेड कहाँ है, तो वो लोकेटेड है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईस्ट टेस्टिस। देन आफ्टर दैट एपिडिडाइमिस लीड टू द वास डिफरेंट टू असेंड टू द वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज एजाकुलेटरी डक्ट। अब यूरेथ्रा ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, यूराइनी ब्लैंडर से। यूराइनी ब्लैंडर से ओरिजिनेट हो रहा है, एक्सटेंड करेगा थ्रू द पेनिस एंड एक्सटर्नल ओपनिंग होगी, यूरेथ्रल मीटस वहाँ पर बनेगा। देन आपकी आती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डाइसेक्शन, आपका सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। अगर आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को कट कर दिया जाए, डाइसेक्शन कर दिया जाए उसका, तो वो कैसा दिखेगा वो यहाँ पर दिखाया गया है। और ये वाला जो डायग्राम है वो पूछ लिया जाता है और काफ़ी इजी सा है, आप इसे याद कर सकते हो कि क्या इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, क्या स्पर्मेटोगोनिया है और क्या स्पर्मेटोजोआ है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ क्या होता है। स्पर्मेटोगोनिया हमने बताया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट वहाँ पे बताया हुआ है, बट स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ जो है आपका, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग ने गैमेटोजेनेसिस इसमें बताया है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है और स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ oogenesis में पढ़ेंगे। oogenesis फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इसको आपको सही से समझ में आएगा। लेकिन स्पर्मेटोगोनिया और ये आपका जो है वो इसमें चॉट्स कहाँ चले गए, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस में इसको सही से पढ़ाया गया है। ये वाला जो चार्ट है इसमें आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजोआ है ये आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस में आएगा, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस ये आपका वहाँ पे मेल वाला डिस्कस करना है और oogenesis में फीमेल वाला, तो वो वाला वहाँ पे चार्ट दे रखे हैं और वो 5 मार्क्स में बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और नीट वगैरह में भी उसके स्टेजेस गायब करके और उसके 2 एंड ऑल ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया।
ठीक है, जो पेनिस है वो मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है एंड इट इज़ अ मेडअप ऑफ स्पेशल टिश्यू। आपको याद रखना है कि ये किससे मिलकर बनी हुई है। दैट हेल्प इन द इरेशन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट द इंसिमिनेशन। यू नो, यहाँ हमने बात करी थी, फोरस्किन की बात करी थी, वहाँ पर जो बताया था वही वो यहाँ पे बता रहा है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बनी होती है जो कि उसके इरेशंस में वर्क करती है फॉर द पेनिस टू फैसिलिटेट द इंसिमिनेशन। इंसिमिनेशन को बाहर करने के लिए इस स्किन का यूज़, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू का यूज़ यहाँ पर होता है। इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड द ग्लैंड्स पेनिस। जो इनलार्ज एंड होता है ऑफ द पेनिस दैट इज कॉल्ड द ग्लैंड्स पेनिस इज कवर्ड बाय द लूज फोल्ड ऑफ द स्किन। वो लूज फोल्ड ऑफ द स्किन से जो है वो कवर्ड रहती है, दैट इज कॉल्ड द फोरस्किन। जो आपके डायग्राम में रिप्रेजेंट करी गई है दैट इज उसका फोरस्किन का क्या है, वो ग्लैंड्स पेनिक है और वो आपकी कवर्ड रहती है किससे, लूज फोल्ड ऑफ द स्किन से, उसको हम क्या कहते हैं, फोरस्किन। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स, अब वहाँ पे आपने 3 चीज़ें पढ़ी थी, टेस्टिस, एसेसरी ग्लैंड्स एंड जेनाइटल। तो अभी आपका एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में बात करी गई। इंक्लूड द पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स, इंक्लूड द पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड पेयर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स की भी बात आपकी डायग्राम में करी गई है, वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो आपको सेमाइनल वेसिकल्स क्या होते हैं, ये आपके क्या है, एसेसरी ग्लैंड्स हैं, और वो क्या है, सेमाइनल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टेट है एंड पेयर ऑफ द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। The secretion of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium and certain enzyme। और जो ये ग्लैंड्स हैं, जैसे सेमाइनल वेसिकल्स हो गया, प्रोस्टेट हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, ये क्या है, इनसे क्या सिक्रीट हो रहा है, इनसे सेमाइनल प्लाज्मा, जैसे कि ये जो कि रिच इन फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज सिक्रीट हो रहा है, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम इससे जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं। द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस जो है वो हेल्प करती है टू फैसिलिटेट द इंसिमिनेशन। तो जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो सबसे आपका इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, जो कि लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस में वर्क करता है। बल्बो यूरेथ्रल का जो है वो फंक्शन पूछ लिया जाता है कि बल्बो यूरेथ्रल आपका क्या करता है, तो वो क्या करता है, द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। तो सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल मिलकर सिक्रीशन करते हैं किस चीज़ के, सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, आपका कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, और बल्बो यूरेथ्रा उसके साथ साथ किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। तो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें इतना ही दे रखा है, और आपको इतना याद रखना है कि टेस्टिस है, एसेसरी ग्लैंड्स हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, देन आपका स्क्रोटम क्या है, क्या वर्क करता है, देन टेस्टिकुलर लिब्यूल्स क्या है, 250 कंपार्टमेंट वाला, 250 कंपार्टमेंट जो है उन्हीं को हम टेस्टिकुलर लिब्यूल्स बोल रहे हैं। देन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है, वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, मेल जर्म सेल्स, स्टोरी सेल्स। मेल जर्म सेल्स क्या करते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। स्टोरी सेल्स क्या करते हैं, मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। देन आपके उसके बाहर आपके इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, लीडिक सेल्स कहते हैं। लीडिक सेल्स क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं आपके टेस्टिकुलर हार्मोन्स को, जिसको एंड्रोजन बोलते हैं। और बाद में आपकी बात करी गई है मेल सेक्स नेसेसरी ग्लैंड्स की, जो कि रेटिया टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस है, और ये कहाँ पर ओपन हो रही हैं, ये आपका पूरा इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, एंड आपका एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द यूरेथ्रल मीटस। एंड वन थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर एज एपिडिडाइमिस कहाँ पर लोकेट है, तो एपिडिडाइमिस जो होता है वो आपके पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईस्ट टेस्टिस पे लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। देन आपको याद रखना है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना है, जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है, टू फैसिलिटेट द इंसिमिनेशन। एंड इनलार्जमेंट पेनिस जो है वो आपकी ग्लैंड पेनिस से कवर्डेड है, और उसके बाद जो है लूज फोल्ड स्किन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द फोर स्किन, उसको हम बोलेंगे। और उसके बाद मेल एसेसरी ग्लैंड्स की बात करी गई है, तो वहाँ पे आपके 3 ग्लैंड
ग्लैंड्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड आपका एंड सम एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। और उसके साथ साथ जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है वो आपकी किस चीज़ में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस में हेल्प करता है। सो नाउ आज के लिए इतना ही है। इन अ शॉर्ट्स आई ऑल्सो प्रोवाइड द डिजिटल 1 पेज डिजिटल नोट्स, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी लाइन सब कुछ इसमें आपको रोज़ के रोज़ ही रिवाइज करना है जिससे आपको याद हो जाए। वन मोर थिंग आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें लेंथ याद रखनी है, विड्थ याद रखनी है। लेंथ कितनी थी 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ थी 2 to 3 सेंटीमीटर, वो आपको याद रखनी है। टेम्परेचर कितना था 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एवरी लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई कैन प्रोवाइड अ डिजिटल नोट्स ऑन माई शॉर्ट्स एंड ऑल्सो ऑन अ टेलीग्राम, यू कैन गो एंड यू कैन डाउनलोड इट। एंड टुमारो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन अ नेक्स्ट लेक्चर हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम कल एक लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बड़ा है। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस के साथ साथ हम लोग ये जो चार्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, इसको आपको याद ही कर लेना है, इसको बना के देखना है, कहाँ पे माइटोसिस हो रही है, कहाँ पे मियोसिस हो रही है, कहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। बोर्ड्स में तो आ ही जाता है। oogenesis 5 नंबर में आता है, अगर सिर्फ डायग्राम बना के भी चले आओगे 5 नंबर कहीं के नहीं गए, तो इसको तो बनाना सीख ही लेना है, सब कुछ आना चाहिए। oogenesis की अगर बात करें तो एडल्ट रिप्रोडक्टिव में फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, ये सारी चीज़ें जो आगे दे रखी हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। देन आपको उसके बाद मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल एक लेक्चर में लाऊंगी, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और बस इतना ही है। उसके बाद आपका देयर आर नो चांस टू, इतना पहले डिस्कस करते हैं, और डिजिटल नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगी नेक्स्ट लेक्चर। इसके बाद ज़रूर देखें, क्योंकि इस चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा ही होगा इस लेक्चर में, अगर आप लास्ट तक बने रहें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइन टू लाइन इसको पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड्स के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ बी सपोर्टिव, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।